हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत पाठशाला। जीत पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं यूनियन एंड टेरिटरी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारा देश दो पॉलिटिकल यूनिट में डिवाइड था। पहला पॉलिटिकल यूनिट क्या था? जो पहला पॉलिटिकल यूनिट थी हमारी, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ठीक है, जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। यानी ब्रिटिश प्रोविंसेस वो क्षेत्र या वो रीजन थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आते थे। दूसरी हमारी पॉलिटिकल यूनिट थी प्रिंसली स्टेट। सपोज कर लेते हैं ये कोई प्रिंसली स्टेट है, तो प्रिंसली स्टेट में कौन यहाँ का हेड होगा? यहाँ का हेड किंग होगा। ठीक है, जो अपना इंडिपेंडेंटली यहाँ पर रूल करेगा। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो प्रिंसली स्टेट में इंडिपेंडेंट किंगडम थे, प्रिंसली स्टेट जो थे, वो एज ए इंडिपेंडेंट अपना रूल कर रहे थे। इंटरनल मैटर में अपना इंडिपेंडेंट तो थे, लेकिन ओवरऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट की या ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आते थे। ठीक है, यानी अगर सीधा सीधा बात करें, ओवरऑल किसके अंदर रूल था? ओवरऑल रूल किसका था? ब्रिटिश का ही था यहां पे भी। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और जो प्रिंसली स्टेट थे, दोनों किसके अंडर में आते थे? दोनों ही ब्रिटिश के अंडर में थे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मैप है। ये मैप उस समय का है, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 का। ये जो येलो पार्ट है, येलो पार्ट क्या था? हमारे ये सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। और जितने भी व्हाइट पार्ट दिख रहे हैं आप, व्हाइट पार्ट, ये सारे प्रिंसली स्टेट थे। ये जितने व्हाइट पार्ट थे सारे क्या थे? प्रिंसली स्टेट थे। इस मैप से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय कितने सारे प्रिंसली स्टेट रहे होंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे इंडिया के पास दो सबसे बड़े चैलेंज थे। पहला, हमारे देश का डिवीजन हो गया था इंडिया और पाकिस्तान। दूसरा, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। जितने प्रिंसली स्टेट थे, इनको इंडिया में इंटीग्रेट कराना था, मर्ज करना था। और यह सबसे चैलेंजिंग टास्क था उस समय के दौर पे। जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 था, उसके तहत अगर बात करें तो हमारा देश दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे पास, वो प्रिंसली स्टेट थे, उनको इंटीग्रेट कराना था। यानी उस समय जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे वो लगभग 552 थे, 552 प्रिंसली स्टेट थे। और जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे, उनके पास तीन ऑप्शंस थे। प्रिंसली स्टेट या तो इंडिया ज्वाइन कर ले, या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर ले, या तो फिर एज ए इंडिपेंडेंट रहे। तो लगभग 549 यानी 549 प्रिंसली स्टेट ने इंडिया ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और जो तीन थे, ये तीन जो प्रिंसली स्टेट थे भाई साहब, ये अपने अलग टसन में थे। ये एकदम राजी ही नहीं इंडिया में शामिल होने के लिए। ये किसी भी कीमत में इंडिया में मर्ज नहीं करना चाहते थे, एज इंडिपेंडेंट अपना किंगडम चलाना चाह रहे थे। ठीक है, तो इनके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो तीन, पहले ये जानते हैं तीन भाई साहब कौन थे, तीन प्रिंसली स्टेट कौन थे हमारे। पहला हमारा हो गया हैदराबाद। ठीक है, दूसरा जूनागढ़, तीसरा कश्मीर। जो हमारा हैदराबाद था, इसको कैसे इंडिया में शामिल किया गया? इसको मिलिट्री एक्शन के थ्रू शामिल किया गया। यानी कि ये भाई राजी नहीं था, और हमें एक स्ट्रांग यूनियन, एक स्ट्रांग देश बनाना था, एक कंट्री बनानी है, तो हमारे जो बिखरे हुए पार्ट थे, सबको तो शामिल करना पड़ेगा। और इसमें हमारे सरदार वल्लभ भाई जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने क्या किया? मिलिट्री एक्शन, फोर्सफुली, मिलिट्री एक्शन मतलब फोर्सफुली इनको हैदराबाद को इंडियन यूनियन में शामिल किया, इसको मर्ज कराया। दूसरा हमारा जूनागढ़। जूनागढ़ में रेफरेंडम लाया गया। रेफरेंडम मतलब प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का सिंपल सा मतलब है कि वहां के रहने वाले लोग, उस क्षेत्र के रहने वाले लोगों से पर्सनली उनका व्यू जाना गया कि आप इंडिया के साथ जाना चाहोगे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहोगे। तो यहां के लोगों ने अपना व्यू जो दिया कि हम इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। किसके साथ? इंडिया के साथ जाना चाहेंगे। तो फिर रेफरेंडम के थ्रू जूनागढ़ को भी इंडिया में शामिल कर लिया गया। अब हमारे बचे भाई साहब सबसे खतरनाक कश्मीर। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947, उस समय कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था। ये भाई साहब अपना कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान दो अलग देश बनते हैं, ठीक है, आजादी के बाद, इसके बाद पाकिस्तान क्या करता है? तुरंत अटैक कर देता है कश्मीर पे। अब कश्मीर पे जैसे अटैक करता है पाकिस्तान, अब कश्मीर के भाई साहब किंग जो थे उस समय कौन थे? हरि सिंह। हरि सिंह तुरंत अप्रोच करते इंडिया की तरफ। इंडिया से क्या बोलते हैं कि हेल्प करो, हमारी मदद करो, पाकिस्तान हम पे अटैक कर दिया। यानी हमारे कश्मीर को पाकिस्तान छीनना चाह रहा है। इंडिया कहता है ना भाई, हम मदद नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि भाई कश्मीर आपका इंडिया का अभिन्न हिस्सा नहीं, यानी कश्मीर इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे देश का अभिन्न हिस्सा नहीं है कश्मीर, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी? क्योंकि इंडिया की शुरू से जो छवि रही है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की रही है। और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी जो पॉलिसी रही है, नॉट फर्स्ट वार पॉलिसी, यानी कि हम पहले शुरुआत में कहीं अटैक नहीं करेंगे। अगर हम पे कोई करता है तो हम बचाव के लिए भले ही हम पूरा वार कर दें, लेकिन हम शुरुआत कभी वार से नहीं करेंगे, हम किसी पे वार नहीं करेंगे। तो ये जो हमारी छवि है, जो हमारा अपना स्टैंड है, हमारी जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, इस सिद्धांतों के खिलाफ है। या तो कश्मीर हमारे देश का हिस्सा होता तो हमारी पूरी जिम्मेदारी थी बचाने के लिए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अब भाई साहब, ये जो हमारे यहाँ के हरि सिंह थे, ये हिंदू किंग थे। ये किंग कौन थे? ये राजा हमारे हिंदू थे। कश्मीर की थोड़ा सा कहानी अलग है। कश्मीर में होता क्या है, देखो, कश्मीर में देखो, दो ही कश्मीर के किंग होंगे और वहां की पब्लिक होगी, दो ही चीजें होंगी। वहां का राजा होगा और वहां की प्रजा होगी। जो किंग था वो हिंदू थे,
ठीक है, जो पब्लिक थी मेजोरिटी वो मुस्लिम थी, ठीक है। कश्मीर की जो मेजोरिटी पब्लिक थी वो मुस्लिम थी, और जो वहां किंग था हिंदू था। वो इंडिया अप्रोच किया, इंडिया ने उसकी हेल्प नहीं की। अभी फंस गया बेचारा कि करूं तो करूं क्या, उसे बचाना भी था कि पाकिस्तान के हड़प न ले। तो ये क्या करता, कहता भाई चलो ठीक है, मैं आपको इंडिया में शामिल कर देता हूं। तो इंडिया का ना भाई ऐसे नहीं, आपको लीगल तौर पे शामिल करना पड़ेगा, हमें इसका प्रूफ भी चाहिए। तो फिर क्या साइन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। ये काइंड ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई करता है, क्लियरिफाई करता है कि कश्मीर ने अपनी मर्जी से इंडिया में इसको मर्ज किया है, ठीक है। जैसे कश्मीर के किंग हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया, यानी कि लीगल तौर पे इंडिया में मर्ज कर दिया कश्मीर को, वैसे ही इंडिया इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा अपना खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके कश्मीर भी हमारे इंडिया का हिस्सा बन गया, और यही वजह है जो आज भी कश्मीर हमेशा सेंसिटिव बना रहता है, हमेशा कश्मीर पे इशू बने रहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा यूनियन और इसके टेरिटरीज हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस किस पार्ट में, किस आर्टिकल में मेंशन है। तो जो हमारे चैप्टर है यूनियन एंड टेरिटरीज, वो हमारे कितने आर्टिकल कवर करता है, आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल पहले से लेकर के चौथे आर्टिकल तक हमारे यूनियन और इसके टेरिटरीज के बारे में मेंशन है, ठीक। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। यानी हमारा आर्टिकल 1 क्या क्या कहता है, इस आर्टिकल में क्या क्या चीजें छिपी हुई हैं, क्या क्या चीज वो बताता है। तो पहली चीज क्या बताता है, नेम ऑफ अ कंट्री। तो हमारा आर्टिकल 1 क्या बताता है, अपने देश का नाम भी बताता है। क्या कौन कौन से नाम हमारे देश के, इंडिया और भारत। आपको याद होगा हमारे देश के बहुत फेमस क्रिकेटर है वीरेंद्र सहवाग जी, इन्होंने एक बार अपील की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, भारत सरकार से, कि हमारे देश का नाम भारत रखा जाए। और जैसे उन्होंने अपील रखी सोशल मीडिया में, वैसे इनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। क्यों ट्रोल किया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी भारत है, उनको पता ही नहीं था जनाब को, ठीक है। तो इंडिया और भारत दोनों ही मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया बोलो या भारत बोलो, दोनों ही संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में मेंशन है, ठीक है। तो पहली चीज हमें नेम ऑफ अ कंट्री, हमारे देश का नाम बताता है आर्टिकल 1। दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी, किस प्रकार की राज व्यवस्था है, फेडरल होगी, यूनिटरी होगी, किस टाइप की व्यवस्था होगी, ठीक है, यही बताता है। तीसरा टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ कंट्री, हमारे देश का जो टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्रफल की बाउंड्रीज है सारी, वो भी यहां से पता लगता है, ठीक है। अब हम बात करें टेरिटरी ऑफ इंडिया, हमारे देश की जो टेरिटरी है वो क्या है, इसका क्या मतलब है। ये हमारे 3 टाइप की टेरिटरी की बात करता है। कितने टाइप की टेरिटरी हमारे देश में, इंडिया में 3 टाइप की। पहला टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, ऑब्वियस सी बात है, आप दो तो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, आप 2 टेरिटरी के बारे में सब कुछ जानते हैं, पहला स्टेट, दूसरा यूटी, यूनियन टेरिटरी। तीसरी में आप कंफ्यूज होगी, तीसरी क्या है, देखो पहला होगा टेरिटरी ऑफ स्टेट, दूसरा होगा यूनियन टेरिटरी, तीसरा हमारा है टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, यानी ये वो टेरिटरी है जो अभी हमारे देश का हिस्सा नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है कि हम इसको एक्वायर कर लें। कहने का मतलब, मान लेते हैं किसी और देश, मान लेते कोई फॉरेन कंट्री है, ठीक है, इसने कोई हिस्सा इंडिया को सरेंडर कर दिया या गिफ्ट कर दिया, या मान लेते हैं कि इंडियन इसको एक्वायर कर लिया। वो कोई भी दुनिया की किसी भी हिस्से को इंडिया हमारा एक्वायर करेगा, हमारा देश उसको अपने में मिलाएगा, वो किस में आएगा, टेरिटरीज टू बी एक्वायर इन फ्यूचर, ठीक है। तो 3 चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनका क्या कहना है कि द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज बीन प्रीफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। इनका कहना है कि बेटर होगा हम यूनियन ऑफ स्टेट की बजाय हम क्या बोले, फेडरेशन ऑफ स्टेट बोले। क्यों, इसके पीछे 2 लॉजिक है, 2 रीजन है। वो 2 रीजन कौन से हैं, पहला रीजन है इंडियन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिकन फेडरेशन। और दूसरा रीजन क्या है, द स्टेट हैव नो राइट टू secede, means separate from the federation. The federation is a union because it is indestructible, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों देखो यहां 2 बातें, यहां पर एक इंडिया की बात की गई है और दूसरा यूएसए की बात की गई है, ठीक है। हमारा जो इंडिया का सीन है, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं हमारे, ये जितने भी हमारी टेरिटरी है, वो सारे मिल करके एक साथ देश बनाने के पक्ष में नहीं थे। आपको पता होगा, आपको जस्ट अभी पढ़ाया मैंने, कि जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया का पार्ट होना ही नहीं चाह रहे थे। वो एज ए इंडिपेंडेंट किंगडम या इंडिपेंडेंट अपना रजवाड़ा सिस्टम चलाना चाह रहे थे, एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट बनकर काम करना चाह रहे थे। इनको तो जबरदस्ती किसी तरह से निगोशिएट करके इंडिया में मर्ज किया गया, एक यूनियन बनाया गया। अमेरिका का कंडीशन जस्ट अपोजिट है। अमेरिका में क्या किया गया था, अमेरिका के जितने भी स्टेट्स थे वो सब मिलकर के खुद से पहल किए थे, एग्रीमेंट खुद से एग्रीमेंट लेकर आए थे कि हम एक मिलकर के सब लोग मिलकर के एक यूनियन बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, नो राइट टू सेसीड। इंडिया में कंडीशन क्या है, वंस इंडियन स्टेट बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ यूनियन, हमारे यूनियन संघ का जैसे ही हिस्सा बनता है कोई भी क्षेत्र इंडिया का, उसमें फिर दोबारा वो कभी अलग नहीं हो सकता, ठीक है। वो सेपरेट नहीं हो सकता, सेपरेट मतलब सेपरेट, वो भी सेपरेट नहीं हो सकता। तो यूएसए में जस्ट अपोजिट है। अब यूएसए में क्या है कि
वहां के जो स्टेट्स हैं उनको इतनी ज्यादा फ्रीडम है, इतनी ज्यादा आजादी है कि जब भी चाहे वो अपने यूएस से अलग हो सकते हैं, अपने देश यूनियन से अलग हो सकते हैं। सिंपल सा मतलब है कि मान लेते हैं हमारा इंडिया है, ये हमारा यूएसए है, ठीक है। यहां पर जो स्टेट की जो पावर है मोस्टली सेंटर की तरफ है, ठीक है, सारे स्टेट्स हैं। ज्यादा पावर कंसंट्रेशन कहां पर है, ज्यादा पावर किधर है, यूनियन तरफ है। यूएसए में अलग है, ये स्टेट है, सारे स्टेट हैं, ये सारे स्टेट है, इनके पास पावर किधर है, स्टेट के पास ज्यादा है। कैसे, जितने भी स्टेट्स हैं एक बार अगर इंडिया का पार्ट बन गए, यूनियन का पार्ट बन गए, जितने भी स्टेट है अगर एक बार यूनियन का पार्ट बन गए, इंडिया का पार्ट बन गए, तो दे कैन नॉट सेपरेट, ये दोबारा कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते देश से। लेकिन यहां पर क्या है, ये आराम से इजिली अपने देश से यानी यूनियन से अलग हो सकते हैं, एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट या एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि यूनियन और स्टेटरीज यानी यूनियन और उसके क्षेत्र के बारे में संविधान में कहां मेंशन किया गया है, इसको संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया। फर्स्ट शेड्यूल क्या है हमारे संविधान का, हमारा फर्स्ट शेड्यूल है यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी हमारे देश की बाउंड्री के साथ कोई भी छेड़खानी की जाएगी कहीं पे भी, तो उसके लिए कहां संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए हमको चेंजमेंट लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट जो लाएंगे, संशोधन जो करेंगे, कोई भी चेंज लाएंगे वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो हमारे 28 स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, empower the parliament to admit into the union of India or establish new state on such terms and condition as it think fit। यानी आर्टिकल 2 हमारे पार्लियामेंट को इतनी पावर देता है, इंपावर करता है कि किसी भी क्षेत्र को यूनियन में एडमिट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर कोई नया स्टेट एस्टैब्लिश किया जा सकता है, ठीक है, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्लियामेंट, जैसे हो चाहे वैसे कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 ग्रांट टू पावर टू द पार्लियामेंट, पहला पावर है पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, यानी हमारे यूनियन में एडमिट किया जा सकता है किसको, न्यू स्टेट को, ठीक है। वो कौन सा स्टेट होगा, वो स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। मींस कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया यूनियन में कोई भी नए स्टेट को एडमिट किया जा सकता है, वो स्टेट कौन सा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में, वो स्टेट का एग्जिस्टेंस अपना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट मींस कौन सा स्टेट, नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। ये दीज स्टेट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ये अपनी यूनियन इंडिया का पार्ट नहीं है। इट मींस किसकी बात की जा रही है, फॉरेन टेरिटरी की बात की जा रही है, अपने इंडियन की बात ही नहीं की जा रही है। यानी कि आर्टिकल 2 रिलेट टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, या हम कोई एडमिशन करते हैं उसका या फिर एस्टैब्लिश करते हैं कोई नया स्टेट, ठीक है, ठीक है। वो नॉट पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया, वो अपने यूनियन का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ इंडिया। तो मान लेते हैं ये कोई कंट्री है, इसको हम कहते हैं नेपाल, ठीक है। अब नेपाल एज ए कंट्री पूरी दुनिया जानती है, यानी कि इस नेपाल का अपना एग्जिस्टेंस है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है कि नहीं है, ये नेपाल ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, पूरी दुनिया जानती है, हर जगह वर्ल्ड मैप में आपको मिल जाएगा नेपाल, ठीक है। अगर नेपाल किसी तरह से हमको क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, या फिर हमें एज ए गिफ्ट दे देता है, ठीक है, गिफ्ट दे देता है, या फिर जो भी मान लो हमें अपने इंडिया में मर्ज करने का मौका दे देता है, तो अगर इंडिया में इसको मर्ज किया जाएगा तो हम इसको एक नया स्टेट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये स्टेट कौन सा स्टेट होगा, जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है, यानी नेपाल का पहले से एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। ऐसा थोड़ा नहीं कि नेपाल को हम जानते नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि नेपाल एज ए कंट्री है। तो ये किस में आएगा, ये 1 में आएगा, 1 वाली कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, ऐसे स्टेट में आएगा जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। तो आर्टिकल 2 है, ये पहली बात हमारी एक्सटर्नल टेरिटरी की बात करता है, किसकी, एक्सटर्नल टेरिटरी की, अपने इंडियन टेरिटरी की बात नहीं करता है। इंडियन टेरिटरी की जो बात करेंगे वो आर्टिकल नंबर 3 में हम बात करेंगे। आर्टिकल 2 में जिस भी क्षेत्र की बात कर रहा है, जिस भी टेरिटरी की बात कर रहा है, वो फॉरेन टेरिटरी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फॉरेन टेरिटरी में 2 टाइप की टेरिटरी होगी, कौन सी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होगी यानी अस्तित्व में होगी, जो दूसरी नहीं होगी। अब मान लेते हैं नेपाल क्या ये एरिया है कोई, इस एरिया कोई नाम नहीं है, अब नेपाल इस एरिया को हमको दे देता है गिफ्ट में, इंडिया को, तो क्या एज ए कंट्री तो नेपाल का नाम है, लेकिन ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसका हम कोई नाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्वायर तो कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, इंडिया मर्ज कर लिया, लेकिन ये जो टेरिटरी है वो कौन सी टेरिटरी है, नॉट इन एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में पहले से नहीं है, यानी कि ये हमें इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी इसका एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, यानी पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, दोबारा से रिकंस्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है। कैसे, कौन कौन से पावर है, वो क्या क्या कर सकता है, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की एरिया को इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, किसी स्टेट के क्षेत्रफल को कम कर सकता है, किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है, ठीक है। अल्टर द बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, कोई स्टेट है उसका नाम बदल सकता है, उसकी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, ठीक है। और फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है
फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ अ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट। सिंपल सा मतलब ये है कि मान लेते हैं अभी पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके दो पार्ट बनाए गए, एक आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा आपका तेलंगाना हो गया। ठीक है, तो ये कौन करता है? पार्लियामेंट कर सकती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल है। यूपी का देख लो, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, पार्लियामेंट ने चाहा कर दिया। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है, यानी सिंपल सा मतलब है कि पार्लियामेंट किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है, बढ़ा सकती है, राज्य के बाउंड्री को चेंज भी कर सकती है और राज्य का नाम भी बदल सकती है। ठीक है, और दो राज्यों को एक साथ मिला के मर्ज करके एक नया राज्य बना सकती है, या फिर दो राज्यों छोटे छोटे टुकड़े करके एक नया राज्य बना सकती है, या फिर एक राज्य को दो भाग में डिवाइड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। एनी चेंज इन द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट इज अंडर द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, वो पार्लियामेंट जब चाहे कर सकती है, सिंपल सा। लेकिन इसकी दो कंडीशन है, ये सब जो करेगी पार्लियामेंट की दो कंडीशन है। कैसे कर सकती है? ऐसा नहीं कि आज सपना आया पार्लियामेंट के पास कर दिया, नहीं भाई, पार्लियामेंट को बिल लेके आना पड़ेगा। कहां पर? पार्लियामेंट में। ठीक है, द बिल रिगार्डिंग दीज चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। ये कोई भी स्टेट के अंदर कोई चेंजमेंट होगा, वो बिल कहां पर आएगा? वो पार्लियामेंट में आएगा। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट लाने से पहले एक कंडीशन है, बिल तो पार्लियामेंट में आएगा ओनली विद द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में तभी बिल आएगा जब पहले से पहले रिकमेंडेशन ले लेगा किसकी? प्रेसिडेंट की। दूसरी कंडीशन क्या है? बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। ये कोई स्टेट यूपी है, मान लेते हैं यूपी है। ठीक है, अब यूपी की हम क्या कहते हैं? बाउंड्री में कोई छेड़खानी करना चाह रहे हैं, ये तो उसका क्षेत्रफल बढ़ाना चाह रहे हैं, ये उसका क्षेत्रफल घटाना चाह रहे हैं, ये इसके राज्य का नाम बदलना चाह रहे हैं, या बाउंड्री में कोई रिसेटलमेंट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका बिल कहां पर जाएगा? ये बिल कहां प्रेजेंट किया जाएगा? पार्लियामेंट में। लेकिन पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है। ठीक है, प्रेसिडेंट की। जैसे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए बिल जाएगा, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसको रिफर कर देगा कहां? जिस राज्य से संबंधित वो बिल होगा। कहां से था? यूपी से। तो यूपी के लेजिस्लेशन यानी कि यूपी की विधायिका के पास विधानसभा में ये बिल जाएगा। ठीक है, यूपी की विधानसभा में जब बिल जाएगा तो यूपी की विधानसभा से उसकी मर्जी जानी जाएगी, उसका मत जाना जाएगा कि भाई जो चेंजमेंट के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया जा रहा है, क्या इससे आप सहमत हैं? तो तीन कंडीशन होगी, या तो यूपी सहमत होगा, या तो नहीं सहमत होगा, या तो कुछ वो अपनी एडवाइस देगा कि नहीं ऐसा ठीक तो है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कर दो। ठीक है, तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। पहला, या तो एग्री होगा, सहमत होगा, कहेगा हाँ ठीक है भाई बहुत बढ़िया। दूसरा, नहीं ये तो गलत है, हम बिल्कुल सहमत नहीं है। तीसरा, सहमत तो है लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दीजिए। तीन ही कंडीशन हो सकती हैं। अब तीनों कंडीशन के साथ ही वापस बिल प्रेसिडेंट जी के पास जाएगा। अब कंडीशन ये आती है कि इसके बाद प्रेसिडेंट इसमें कोई बाध्य नहीं है, ना प्रेसिडेंट ना तो पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट आर नॉट बाउंड बाय द एडवाइस गिवन बाय द यूपी लेजिस्लेशन। यानी यूपी की विधानसभा द्वारा जो भी एडवाइस दी गई है, या जो भी उनका मत दिया गया है कि सहमत है या नहीं सहमत है, या जो भी चेंजमेंट कर दो व्हाटएवर, इसके लिए हमारी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट एकदम बाध्य नहीं है। उन्होंने मर्जी जान ली भाई, अब आपकी मर्जी हमने जान ली, अब हमारा मामला, अब आप चाहे सहमत हो या ना हो, हमारी मर्जी में जो करना होगा करेंगे। यानी कि कहने का मतलब राज्य के पास, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो कोई पावर नहीं है, वो व्यू दे ना दे, क्योंकि मानना इन्हें है नहीं भाई। ठीक है, हाँ मान ले उनकी मर्जी है, लेकिन ना माने तो भी बात नहीं है। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। या तो एक्सेप्ट कर ले, रिजेक्ट कर देंगे तब भी राज्य कुछ नहीं कर सकता, एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई बात ही नहीं भाई। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। पार्लियामेंट का रीड द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है भाई, जब पार्लियामेंट का इतनी पावर है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, बढ़ा सकता है, उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, तो इसका मतलब जो मैप है इंडिया का, उसको रीड्रा करने का पावर किसके पास हो गया? ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट के पास हो गया। हेंस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो हमारी टेरिटरी है, बाउंड्री है, वो कोई फिक्स नहीं है, कंटिन्यू नहीं है कि जो है वही रहेगी, ये कभी भी बदल सकती है। यानी इसका एग्जिस्टेंस फिक्स नहीं है। Therefore, India rightly described as the indestructible union of a destructible state. Destructible मतलब होता है ना टू ब्रेक, तोड़ देना। ठीक है, indestructible का मतलब जो नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कि indestructible union, यानी जो यूनियन है उसको तो नहीं तोड़ा जा सकता। जो हमारा यूनियन है वो रहेगा, nobody can break them, उसको नहीं कोई तोड़ सकता। लेकिन जो हमारा राज्य है, इनको कभी पार्लियामेंट तोड़ मरोड़ सकती है, इसको तोड़ा जा सकता है, नॉट ब्रेकेबल, नॉट ब्रेक। ठीक है, यूनियन हमारा ब्रेकेबल नहीं है, स्टेट हमारा ब्रेकेबल है। सिंपल सा मतलब है कि यूनियन हमारा सदैव रहेगा, लेकिन राज्य कभी भी तोड़े मोड़े जा सकते हैं, इनकी बाउंड्री के साथ कभी भी छेड़खानी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए में क्या है? यूएसए कंडीशन अलग है। यूएसए कंडीशन क्या है? एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी उसके राज्य को तोड़ा जा सकता है, ना उसके यूनियन को तोड़ा जा सकता है। सिंपल सा मतलब वही यूएसए में
ना तो वहां के स्टेट को तोड़ा जा सकता है, ना तो यूनियन को तोड़ा जा सकता है, ठीक है, दोनों को नहीं तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, देखो यूनियन टेरिटरी की अगर बात करें, अगर हम कोई यूनियन टेरिटरी में कोई हम बाउंड्री में चेंजमेंट लाना चाहते हैं, उसके नाम बदलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो डायरेक्ट सेंटर के अंडर में आएगा, वो सीधे सीधे किसी से कंसर्न करने की जरूरत ही नहीं। कोई भी छेड़खानी अगर आपने यूटी के अंदर करनी, यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो वो किसके पास सीधे सीधे पावर है, उससे वो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी से कंसर्न ही नहीं करना, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? Allow Parliament to make law for forming new state or altering existing ones or their boundaries and state that these law are not considered a constitutional amendment under Article 368। यानी जो हमारा आर्टिकल नंबर 2 था, आपको याद था मैंने आर्टिकल 2 क्या था? आर्टिकल तो हमारा एक्सटर्नल बाउंड्री की बात करता है, जो हमारे देश की बाउंड्री नहीं है, और आर्टिकल 3 ये हमारा इंटरनल बाउंड्री की बात करता है, जो हमारे देश का हिस्सा है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी छेड़खानी करनी है, ठीक है, ये नया राज्य बनाना है या फिर अपने देश में सम्मिलित करना है या फिर स्टेट को बाइफरकेट करना, कुछ भी करना है, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, जो 368 आर्टिकल के अंदर में आता है, ये हमें नहीं करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 2 और 3 पार्लियामेंट डू नॉट नीड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी अंडर आर्टिकल 368, यानी आर्टिकल 368 के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, इसके साथ नहीं करना पड़ेगा। 368 आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही नहीं है। यानी कैसे होगा फिर? सच लॉ कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी चाहिए और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीड पार्ट ऑफ अ टेरिटरी बेरोबरी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान। It has the power of parliament to demonize the area of a state under Article 3 include also the power to cede Indian territory to the foreign country। सपोज करते हैं ये हमारी कंट्री, हमारा देश इंडिया है, दिस इज इंडिया, ठीक है। अब ये हमारा इंडिया है, अब इंडिया का मतलब ये वाला पार्ट है, इतना हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा हम किसको दे रहे हैं? हैंड ओवर कर रहे हैं बांग्लादेश को, हम बांग्लादेश को दे दिए। तो जो हम बांग्लादेश को ये हिस्सा दिए हैं, तो क्या हमारे आर्टिकल 3 में जो हम बात कही गई थी टू डिमोनाइज एरिया ऑफ स्टेट, किसी एरिया के स्टेट को हम डिमोनाइज छोटा कर सकते हैं, तो क्या हैंड ओवर करना, तो क्या हमारे आर्टिकल नंबर 3 में आएगा? क्योंकि आर्टिकल नंबर 3 कहता है ना कि हम किसी भी स्टेट की बाउंड्री को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, छोटी कर सकते हैं। तो क्या छोटी करना अलग बात है, ये बाउंड्री को हैंड ओवर कर देना, तो क्या ये भी आर्टिकल नंबर 3 के अंदर आएगा क्या? इसको हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय क्या कंडीशन थी। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। अब हमारे इंडिया मान लेते हैं कोई टेरिटरी है और ये बांग्लादेश के अंदर टेरिटरी है, ठीक है। ये टेरिटरी किसकी है? ये इंडिया के अंदर है, मतलब इंडियन की टेरिटरी के अंदर आती है, लेकिन है किसके अंडर में? ये हमारे बांग्लादेश के अंदर में। अब देखो ये कहां पर है? ये बांग्लादेश के अंदर है, लेकिन किसके अंदर में है? इंडिया के अंदर में। आपको नहीं लग रहा कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम था कि ये है तो हमारा हिस्सा, ये इंडिया का अभिन्न अंग है, ठीक है इंडिया का पार्ट, लेकिन है कहां? किसकी बाउंड्री के अंदर घुसा हुआ है? बांग्लादेश की। और ये भाई देखो, ये भाई साहब है तो इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ के लोग रहने वाले कहां के नागरिक हैं? बांग्लादेश के। कितना मुश्किल काम है, मतलब यहाँ के लोगों के लिए कितना कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाएगा, कितना मुश्किल काम हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा? तो इन चैलेंजेस को देखते हुए, यानी इन मुश्किलों को देखते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर, दोनों देशों की गवर्नमेंट ने मिलकर क्या सोचा कि लैंड सेटलमेंट कर लेते हैं, लैंड सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये जो हिस्सा है ये हम क्या करते हैं? इंडिया हम खुद ले लेते हैं, और जो हमारा ये हिस्सा है हम इसको बांग्लादेश को दे देते हैं। तो ये हिस्सा हमारे इंडिया के पार्ट में है तो इंडिया की तरफ रहेगा, ये बांग्लादेश के हिस्से में आता है तो बांग्लादेश की तरफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, सही बात है, ये तो कॉम्प्लिकेशन है, खत्म हो जाएगी। लेकिन अब भाई साहब होता क्या है, अब ये जो हिस्सा है ये कहां पर है? ये तो वेस्ट बंगाल के अंदर में आता है, ये जो टेरिटरी किसके अंदर में आ रही है? वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर में आ रही है। अब भाई साहब वेस्ट बंगाल खड़े हो जाते हैं, बोले अरे यूनियन की इतनी हिम्मत कि मेरे स्टेट के हिस्से को आप हैंड ओवर कर रहे हो बिना मुझसे पूछे। भाई टेरिटरी मेरी है, ये जो हिस्सा आप दे रहे हो बांग्लादेश को, ये मेरे राज्य का अभिन्न अंग है, और आप कैसे दे दिए? मुझसे पूछा क्या? बिना मेरी मर्जी कैसे? ये बोलता है वेस्ट बंगाल कि भाई ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा। अब वेस्ट बंगाल भाई साहब क्या करते हैं? ये अप्रोच करते हैं जुडिशियरी की तरफ। कहां जाएंगे? जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो क्या होता है, देखते हैं आगे। अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमोनाइज द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर द सेसेशन ऑफ अ इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। ये आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है कि किसी भी एरिया की बाउंड्री को हम डिमोनाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आर्टिकल 3 में, ठीक है। वो तो पार्लियामेंट का पावर है, वो पार्लियामेंट का पावर है, लेकिन अपने देश की बाउंड्री किसी देश को और देश को हैंड ओवर कर देना, किसी दूसरे देश को सौंप देना, ये भाई आर्टिकल 3 के अंडर में नहीं आता, ये मामला अलग हो गया, ठीक है। यानी सिंपल सा मतलब ये हुआ, जब अपने देश से किसी हिस्से को आप किसी विदेश को सौंपोगे, यानी फॉरेन कंट्री को सौंपोगे, तो वो आपको सिंपल
पार्लियामेंट्री एक्शन से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो भी अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, हेंस द इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट ओनली बाय द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 के थ्रू करना पड़ेगा, यानी आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन से ही कर सकते हैं आप। ठीक है, अब जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि पार्लियामेंट ऐसे नहीं कर सकती, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वो भी आर्टिकल 368 के तहत। तो अब पार्लियामेंट परेशान कि अब हम ग्रैंड सेटलमेंट तो कर नहीं सकते ऐसे। तो पार्लियामेंट क्या करती है, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 9वां संविधान संशोधन करती है 1960 में, और इनेक्टेड टू ट्रांसफर द सेट टेरिटरी टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, इसका सुप्रीम कोर्ट की फिर एक रूलिंग आती है 1969 में, और क्या कहता है, सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूटेड बिटवीन द इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लो भाई, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अपने देश का हिस्सा है, अपने देश की किसी भी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को दे रहे हो तो संविधान संशोधन के अंदर में आएगा, लेकिन अगर आप लैंड सेटलमेंट कर रहे हो तो फिर वहां पर संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। लैंड सेटलमेंट करना अलग बात है, और अपने देश की कोई टेरिटरी को किसी देश को सौंप देना वो अलग बात है। अब कहोगे कि दोनों में अंतर क्या, अंतर सिंपल सा है कि जब किसी देश को आप अपनी बाउंड्री देते हो, मान लिया कोई एरिया इंडिया का है, आप दे दिया बांग्लादेश को, तो आपने सिर्फ दिया है ना, उससे लिया तो है नहीं, सेटलमेंट तो कुछ किया नहीं, तो ये किस में आएगा, आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आएगा। लेकिन मान लेते हैं इंडिया है या बांग्लादेश है, यहां दो टेरिटरी हैं, तो ठीक है 3-4 टेरिटरी हैं, आपने क्या किया, 2 आपने ले लिया, उनको दे दिया, 2 उन्होंने आपको दे दिया, तो काइंड ऑफ सेटलमेंट हो गया। ठीक है, तो ये जो सेटलमेंट वाला होगा, यानी सेटलमेंट की जब भी बात होगी, ठीक है, सेटलमेंट किसके अंडर में आएगा, ये ऑर्डिनरी एक्शन में आएगा। किसमें आएगा, ऑर्डिनरी एक्शन। ऑर्डिनरी एक्शन मतलब नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। लेकिन अगर आप सीड करोगे, अपनी बाउंड्री किसी को दोगे, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही कर सकते हो आप, अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, आप दोस्तों क्या होता है कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में हमारा संविधान संशोधन होता है। इस संशोधन के तहत हम क्या करते हैं, इट गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ अ सर्टेन टेरिटरी टू बांग्लादेश बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ अ सर्टेन अदर टेरिटरी टू द बांग्लादेश। ठीक है, ये इंडिया है और ये बांग्लादेश है। ठीक है, ये बांग्लादेश है, इनक्लेव ऑफ इंडिया, इनक्लेव ऑफ बांग्लादेश। देखो, इनक्लेव ऑफ बांग्लादेश ग्रीन कलर है और इनक्लेव ऑफ इंडिया ये देख रहे हो काइंड ऑफ इस कलर, भगवा कलर टाइप का दिख रहा है। ठीक है आपको, तो ये जो कलर दिख रहा है इनक्लेव ऑफ इंडिया, ये देखो, ये सारे देख रहे हो आप, ये सारे, ये कहां पर है, बांग्लादेश में, और टेरिटरी किसकी है, इंडिया की। कितना कॉम्प्लेक्स मैटर था। और जो ग्रीन कलर देख रहे हो आप, ग्रीन कलर टेरिटरी देख रहे हो सारी, ये कितनी सारी टेरिटरीज है, ये किसकी है, बांग्लादेश की, लेकिन है किसके अंडर, बाउंड्री के, इंडिया की बाउंड्री के अंदर है। तो भाई सेटलमेंट करना तो बनता ही है ना। इसमें क्या किया गया, ये जितनी भी ग्रीन बाउंड्रीज हैं, सारी ग्रीन बाउंड्री, ठीक है, दिख रहा है ग्रीन बाउंड्री, ये सारी किसकी हो गई, ये इंडिया का पार्ट हो गया। और जितने भी भगवा कलर की सारी बाउंड्रीज दिख रही हैं आपको, ये सारी चीजें, ये सब, ये किसकी हो गई है, फाइनली बांग्लादेश की हो गई। इस लैंड सेटलमेंट पे इंडिया का थोड़ा लॉस जरूर हुआ। लॉस क्यों हुआ कि जितनी भी हमारी टेरिटरी थी बांग्लादेश के अंदर, इंडियन टेरिटरी थी, वो एरिया वाइज ज्यादा थी इन कंपेरिजन टू बांग्लादेशी टेरिटरी जो इंडिया में थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम फायदे में इसलिए हैं कि रोज की डेली की नोक झोंक, फालतू लोगों की झकफक जो होती थी, इससे बचने के लिए पीस बहुत जरूरी है, और पीस से बड़ा कोई प्राइज नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो ये सारी बाउंड्री अपने इंडिया के अंडर वाली जो इंडिया की हो गई, जो बांग्लादेश के अंडर वाली सारी बांग्लादेश की हो गई। कम से कम बवाल तो नहीं है रोज का, कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रही होगी कि लोग इंडिया के थे रहते बांग्लादेश में थे, लोग बांग्लादेश के थे रहते इंडिया में थे। अब जब हमारा लैंड सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ तो किस किस स्टेट को अफेक्ट किया गया, वो कौन से कहां से वो बाउंड्रीज कहां की थी, आसाम की थी, मेघालय की थी, त्रिपुरा की थी और वेस्ट बंगाल की थी। ठीक है, और सारी पता है आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में आता है। कोई भी टेरिटरी की बात करेंगे, इंडिया की किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे, वो हमारे किस शेड्यूल में आएगा, फर्स्ट शेड्यूल में आता है। ठीक है, उससे हमारा जो इंडियन यूनियन था 4 पार्ट में डिवाइड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, टोटल 29 स्टेट्स उस समय हुआ करते थे। तो पार्ट ए में कौन सा, फॉर्मर ब्रिटिश गवर्नर प्रोविंसेस थे। पार्ट बी में फॉर्मरली प्रिंसली स्टेट थे, ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, लेजिस्लेचर प्रिंसली स्टेट तो थे लेकिन लेजिस्लेशन वहां पर थी। पार्ट सी में ये मिक्सअप था दोनों, किसका, फॉर्मर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस था, सम प्रिंसली स्टेट, दोनों मिक्सअप था। और फोर्थ में केवल एक ही था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था। ठीक है, 9 फॉर्मर गवर्नर प्रोविंसेस थे, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये चीजें है। ठीक है, यहां पर 9 यहां पर भी थी, यहां पर 10 थे। ठीक है, तो देखो 9 9 18%, 28 + 1 यहां पर 1 थे, 29 होगा टोटल 29। ठीक है, जो हमारा कंप्लीट कंट्री 4 टाइप में डिवाइड था, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हुआ कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना पड़ा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटीज बनाई गई। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी कमेटीज थी। पहली कमेटी जो बनाई गई थी, धार कमेटी बनाई गई थी, दूसरी जेवीपी कमेटी थी, तीसरी फैजल अली कमेटी बनाई गई। ठीक है दोस्तों, इन तीनों कमेटीज को जो मैंने कंपैरेटिव चार्ट बनाकर समझाने की कोशिश की है आपको, इसके पीछे एक रीजन है। अलग अलग अगर पढ़ा था तो आप भूल जाते, अब तीनों एक साथ कर दे तो आपको भी भूलेगा नहीं लाइफ में, अगर ठीक से पढ़ लिया आपने। अपॉइंट कब की गई थी,
जो हमारी धर कमेटी थी 1948 में अपॉइंट की गई थी, जून 1948 में। जेबीबी कमेटी कब अपॉइंट की गई थी? दिसंबर 1948 में। फैजल अली ये दिसंबर 1953 में अपॉइंट की गई थी। किसके चेयरमैन में, किसके अंडर में ये अपॉइंट की गई थी कमेटी? धर कमेटी। एसके धरजी थे इसके चेयरमैन, इनके अंडर में कमेटी अपॉइंट की गई थी। जेबीबी कमेटी किसके अंडर में अपॉइंट की गई थी? 3 पे जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टभी सीतारामैया। ठीक है, ये 3 पर्सन थे। फैजल अली कमेटी के चेयरमैन कौन थे? फैजल अली इसके चेयरमैन थे। उसके मेंबर कौन थे? के.एम. पनिक्कर एंड एच.एन. कुंजरू थे। ठीक है, क्या रीजन था, क्या वजह थी कि हमें इन कमेटीज को बनाना पड़ा? तो डिमांड फॉर डिफरेंट रीजन, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से बहुत सारी डिमांड आ रही थी। ठीक है, कि हमारे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जाए, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन का जो बेस हो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया जाए, भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन किया जाए। ठीक है, दूसरा क्या? ड्यू टू रिसेंटमेंट ऑफ अ धर कमीशन, रिपोर्ट फ्रॉम लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी अपॉइंटेड बाय द कांग्रेस। ठीक है, धर कमीशन ने अपने रिपोर्ट दी होगी, जो भी बात उन्होंने कही होगी, उससे लोगों के अंदर संतोष नहीं था, यानी कि सेटिस्फैक्शन नहीं था, और फिर कांग्रेस ने दोबारा से फिर जेबीबी कमेटी अपॉइंट की। ठीक है, तीसरी फैजल अली कमेटी टुक द क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश, इंटेंसिफिकेशन ऑफ अ डिमांड फ्रॉम अ, देखो आपको पता पहला हमारा जो लिंग्विस्टिक स्टेट कौन था? आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। जैसे एक स्टेट हमारा बना ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर जैसा हमारा एक स्टेट बना पहला आंध्र प्रदेश, उसके बाद बहुत सारे राज्यों ने अपनी और ज्यादा डिमांड तेज कर दी कि हमारे राज्य का भी डिवीजन करो भाषा के आधार पर। ठीक है, तो इसके बाद हमारे जो डिमांड बढ़ गई और भी अलग अलग क्षेत्रों से कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा राज्य का निर्माण करो या फिर रीऑर्गेनाइज करो। अब रिकमेंडेशन क्या? धर कमीशन की, धर कमीशन जो रिकमेंडेशन थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेशन के सुविधा के आधार पर हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे राज्य का, ना कि भाषा के आधार पर। यानी कि लिंग्विस्टिक के आधार पर जो था डिमांड हो रही थी, वो इसको क्या कर दिया, इस फैक्टर को खारिज कर दी इन्होंने। एसके धर साहब ने क्या कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा, ना कि भाषा के आधार पर होगा। अब जेबीबी कमेटी ने क्या किया? इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन इन्होंने भी कैंसिल कर दिया। अब हमें फैजल अली कमीशन आती है। इन तीनों कमेटी में से ओनली फैजल अली कमेटी या कमीशन ही था जिन्होंने क्या किया था? स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दूसरा, बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट इन्होंने खारिज कर दिया था। अब आपको पता होगा जब हमारे देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारा जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, राज्य कितने भागों में विभाजित था हमारा राज्य? 4 पार्ट में डिवाइड थे, याद है? पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, उसको क्या कर दिया इन्होंने? अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। फैजल अली कमीशन ने जिन्होंने रिकमेंडेशन दी कि 4 टाइप के राज्य बना रखे खत्म कर दो। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने? क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। और इन्होंने क्या कहा कि 16 यानी 16 राज्यों को बनाओ और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज बनाओ, जैसे हम आज यूटीज बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड दीज रिकमेंडेशन विद सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ। अब दोस्तों देखते हैं, पहला हमारे देश में पहला स्टेट जो बना था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, ऑन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट अ फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश को किससे सेपरेट करके बनाया गया था? बाय तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम द मद्रास स्टेट। ठीक है, और आंध्र प्रदेश जो हमारा एक सेपरेट स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वो इतना आसानी से नहीं बना। इसके पीछे बहुत सारी क्रांति करनी पड़ी थी, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें से एक लोग की जान भी चली गई थी। इनका नाम था हमारा क्या था? बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रोटेस्ट करने के बाद पोटी श्रीरामल्लू जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी थे। 56 डेज हंगर स्ट्राइक करने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। हमारा जो 1956 हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है। ठीक है, उसमें क्या था? बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आपने दोस्तों देखा होगा कि फैजल अली कमेटी, दोस्तों अभी आपको जैसे मैंने पढ़ाया था कि फैजल अली कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया था कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी टाइप के जो हमारे स्टेट्स थे। दोस्तों अभी मैंने जस्ट पढ़ाया आपको फैजल अली कमेटी ने, दोस्तों अभी आपको मैंने पढ़ाया जो फैजल अली कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन स्टेट का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इनको खत्म कर दिया जाए। तो वो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत जो हमारा डिस्टिंक्शन था पार्ट ए, पार्ट बी,
वो क्या कर दिया, हटा दिया गया और पार्ट सी स्टेट को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। एंड सम अदर वर डिजिग्नेटेड एज अ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो फाइनली हमारा क्या हुआ, ये पूरा हम फाइनली दोबारा रीऑर्गेनाइज करने के बाद हमारे पास फाइनली क्या बचा, 14 स्टेट रहे, मर्ज कर दिए गए, 14 स्टेट बना दिए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, ठीक है। और इसको नवंबर 1 1956 से एनेक्ट कर दिया गया, इनको लागू कर दिया गया, ठीक है। होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों शेयर करें। थैंक यू सो मच।